संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष अपने रजिस्ट्री के साथ ऑब्जेक्शन फाइल करें। और जब वो ऑब्जेक्शन इंटरटेन हो जाएगा, जब वो ऑब्जेक्शन निस्तारित होगा, तो यदि वो रजिस्ट्री किसी कानून से बाढ़ नहीं है, किसी कानून से बाधित नहीं है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो मुआवजा किसान को न मिल करके मुआवजा उसी रजिस्ट्री प्राप्तकर्ता को ही मिलेगा। रजिस्ट्री की पहली प्रक्रिया है कि वो ये जान ले कि हमारी संपत्ति जो हम क्रय करना चाहते हैं उसका जिलाधिकारी मूल्यांकन सूची में क्या मूल्यांकन है। सबसे पहले तो यही जांच कर लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है वो ज़मीन बेचने का अधिकारी है। ये अधिकार अभिलेख यानी खतौनी में यदि उसका नाम अंकित है तो वो अपनी ज़मीन बेचने का अधिकारी। नमस्कार, आपके वकील के शो में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ एडवोकेट करुणेश तिवारी जी हैं। चलिए जानते हैं ज़मीन संबंधी कानूनी जानकारी। नमस्कार सर। तो मेरा पहला सवाल है, ज़मीन की खरीद बिक्री के दौरान किन कानूनी दस्तावेजों की जांच करनी चाहिए? देखिए, यहाँ पे ज़मीन से संबंधित आपने प्रश्न किया है, तो इसमें पहले ये जान लेना जरूरी है कि ज़मीन दो प्रकार की है। एक ज़मीन वो है जो कृषिक भूमि है, दूसरी ज़मीन वो है जो गैर कृषिक भूमि है। कृषिक भूमि वो है जिस पे कृषि कार्य से संबंधित किसान लोग कार्य करते हैं। उसकी खरीद फरोख्त के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को अधिकार अभिलेख देखना जरूरी है। अधिकार अभिलेखों को हम लोग खतौनी के नाम से ज़्यादा जानते हैं। खतौनी की जांच ये कर लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है वह व्यक्ति ज़मीन बेचने का अधिकार रखता है। सबसे पहले तो यही जांच कर लेनी चाहिए कि जो व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है वह ज़मीन बेचने का अधिकारी है। ये अधिकार अभिलेख यानी खतौनी में यदि उसका नाम अंकित है तो वो अपनी ज़मीन बेचने का अधिकारी। दूसरी चीज़ आती है कि ज़मीन कृषि योग्य न हो, गैर कृषिक हो, यानी कि भवन हो, प्लॉट हो या अन्य तरीके की कोई ज़मीन हो जो गैर कृषिक की परिधि में आती है। उसके लिए यदि शहर से संबंधित ज़मीन है तो म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में का नाम टैक्स की रसीद पे अंकित होना है। यदि टैक्स की रसीद पे उसका नाम अंकित है तो प्राइमा फेसाई वह ज़मीन बेचने का हकदार। दूसरी चीज़ आती है कि उसने ज़मीन जो बेचने की प्रपोजल दे रहा है, जो बेचने का प्रस्ताव दे रहा है, वह व्यक्ति अपने को यह साबित करे कि हम कैसे उसके अधिकारी। तीन तरीके से उसको अधिकार प्राप्त हो सकते। या तो उसने वसीयत से संपत्ति प्राप्त की हो, या तो उसने वरासत से संपत्ति प्राप्त की हो, या तो उसने ज़मीन क्रय की। तो यदि ज़मीन क्रय की है या ज़मीन उसको दान में मिली है तो दान विलेख या विक्रय विलेख जी से उसको क्रेता को ये संतुष्ट करना है कि हम इस तरीके से इस भूमि के मालिक हुए। यदि ज़मीन अपने पिता से वरासतन मिली है तो हमने पहले ही कहा कि अधिकार अभिलेख देख लेनी चाहिए। अधिकार अभिलेख यानी खतौनी में यदि उसका नाम है तो वो ज़मीन बेचने का हकदार है। सर्वप्रथम यही बिंदु देखने की ज़रूरत प्रत्येक ज़मीन खरीदने के इच्छुक व्यक्ति को होती है। उसके बाद यदि ज़मीन के टाइटल से वो अपने को संतुष्ट कर ले रहा है तो भी एक प्रिकॉशन उसको ये लेना है कि वह जिस जगह ज़मीन खरीद रहा है, जिस तहसील के अंतर्गत खरीद रहा है, उस उपनिबंधक कार्यालय में जा करके या आज की डेट में IGRS UP एक वेबसाइट है, उस पे एक भार मुक्त प्रमाण पत्र रजिस्ट्रेशन मैनुअल 327-328 रजिस्ट्रेशन एक्ट धारा 57 के तहत एक भार मुक्त प्रमाण पत्र रजिस्ट्री कार्यालय से प्राप्त किया जा सकता है। उसमें 12 वर्षों में यदि कोई ज़मीन की खरीद फरोख्त हुई है या ज़मीन मॉर्गेज रखी गई है तो वह व्यक्ति यह जान सकेगा कि यह ज़मीन कहीं विक्रीत है, यह ज़मीन बंधक है, तो वो सावधानी बरत सकता है। ये कार्य उसको करना होगा। तीसरा और एक तरीका है कि वो जा कर के उपनिबंधक कार्यालय में या IGRSUP.in की साइट पे संपत्ति खोजे। यदि वो फिजिकली उपनिबंधक कार्यालय जाता है तो इंडेक्स वहाँ पे बने रहते हैं प्रत्येक वर्ष के,
इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2 का उसको मुआयना करना पड़ता है, और मुआयना करके वो देख सकता है कि विक्रेता ने जमीन किसी दूसरे को बेच तो नहीं दी है। इन सब चीज़ों की जांच परख करने के बाद वो संपत्ति क्रय करे, तभी वो सेफ साइड रहेगा, अदरवाइज कहीं ना कहीं उसको धोखे में पड़ सकता है। जैसे आपने बताया कि ये चीज़ें शहरों के लिए है, तो ये सेम चीज़ें गांव के लिए भी है? ये गांव और शहर में कोई बहुत अंतर नहीं है। जो रिकॉर्ड्स होते हैं वो खतौनी का रिकॉर्ड्स गांव में भी वही रहता है, यहाँ भी वही रहता है। गांव की आबादी से संबंधित जो जमीन होती है उसमें फ़र्क है। नगर पालिका वहाँ है, गांव में जिला पंचायत। जिला पंचायत भी वैसा ही रिकॉर्ड रखती है जैसे कि नगर निगम या नगर पंचायत या नगर पालिका रखती है। तो वो फौरी तौर से जांच जिला पंचायत कार्यालय में उपलब्ध अभिलेखों की कर सकता है, और बाकी तहसील स्तर पे, गांव का भी व्यक्ति तहसील स्तर पे खसरा, खतौनी और नक्शे का मुआयना करने के बाद ही जमीन क्रय करे, तभी सुरक्षित। मेरा अगला सवाल, जमीन की रजिस्ट्री प्रक्रिया क्या है और इसमें किन किन कदमों का पालन करना जरूरी है? जमीन की खरीद फरोख्त के लिए सर्वप्रथम व्यक्ति को यह जानने की जरूरत पड़ती है कि जो जिलाधिकारी एक दर सूची उत्तर प्रदेश स्टाम्प एवं संपत्ति मूल्यांकन नियमावली 1997 के तहत जिलाधिकारी एक जमीनों की न्यूनतम दरें निर्धारित करता है। तो सर्वप्रथम जमीन का मुआयना कर लेने के बाद और ये संतुष्ट होने के बाद कि ये जमीन लेने के लायक है, व्यक्ति को, संभावित क्रेता को मूल्यांकन सूची के आधार पे उसका न्यूनतम मूल्य जिलाधिकारी ने क्या निर्धारित कर रखा है, ये उसको जानने की जरूरत है। रजिस्ट्री की पहली प्रक्रिया है कि वो ये जान ले कि हमारी संपत्ति जो हम क्रय करना चाहते हैं उसका जिलाधिकारी मूल्यांकन सूची में क्या मूल्यांकन है। अब इसमें ये बात आती है कि मूल्यांकन यदि कम है और जमीन खरीदने वाला ज़्यादा की जमीन खरीद रहा है तो उस ज़्यादा विक्रय मूल्य पे उसको स्टाम्प की देयता पड़ेगी। स्टाम्प की देयता वर्तमान में हमारे उत्तर प्रदेश में 5% है, और महिलाओं को 10 लाख रुपए तक 1% उत्तर प्रदेश सरकार ने छूट दे रखी है। अब व्यक्ति को ये देखना है कि वह जमीन कहाँ ले रहा है। यदि वो म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन की लिमिट में डेवलपमेंट एरियाज में जमीन ले रहा है तो उसको 2% डेवलपमेंट चार्ज भी देना पड़ता है, यानी 5% स्टैम्प प्लस 2% डेवलपमेंट चार्ज, टोटल 7% उसको देता है, और 1% उसको जो है निबंधन शुल्क के रूप में उपनिबंधक कार्यालय में जमा करना पड़ता है। उसके लिए वर्तमान में चाहे ऑनलाइन पेमेंट कर दिया जाए, भुगतान कर दिया जाए 1% का, चाहे उपनिबंधक कार्यालय में नगद भुगतान कर दिया जाए, दोनों सुविधाएं सरकार ने दे रखी हैं, दोनों का पालन कर सकता है। तीसरी चीज़ है दस्तावेज की ड्राफ्टिंग। तो दस्तावेज की ड्राफ्टिंग डीड राइटर्स को लाइसेंस मिले हुए हैं, डीड राइटर्स के लाइसेंस से उससे संपर्क करके अपना दस्तावेज, या अधिवक्तागण भी इस कार्य में लगे हुए हैं, उनसे मिल करके उसको ड्राफ्टिंग तैयार करें। ड्राफ्टिंग तैयार करने के बाद उसका निष्पादन करें, विक्रेता क्रेता दोनों हस्ताक्षर करें। निष्पादित विक्रय विलेख, निष्पादित कोई भी विलेख को इस समय ऑनलाइन आवेदन करके पहले अपना समय निर्धारित करावे, उपनिबंधक कार्यालय में स्लॉट ले, और स्लॉट लेने के बाद जो स्लॉट उसको अलॉट होती है, जिस दिन के लिए अलॉट होती है, उस निर्धारित समय पर उसको फिजिकली उपनिबंधक कार्यालय में अपने दस्तावेजों के साथ पहुंचना रहता है। और उपनिबंधक कार्यालयों में आजकल बड़ा सरलीकरण हो गया है, बहुत अच्छे उपनिबंधक कार्यालयों में व्यवस्था हो गई है। आप दस्तावेज पेश करेंगे, उपनिबंधक गण उस दस्तावेज को जांचने परखने के बाद उसको पंजीकृत कर देते हैं। बस ये रहता है कि विक्रेता ने विक्रय प्रतिफल प्राप्त कर लिया या नहीं प्राप्त किया, इसके लिए उससे उपनिबंधक गण बयान लेते हैं। यह बयान में वो ये बात स्वीकार कर लेता है कि हाँ, हमने प्रतिफल ले लिया, डीड का निष्पादन मैंने किया है, निष्पादन को विक्रेता स्वीकार कर लेता है। उपनिबंधक बहुत सरलीकरण ढंग से उसकी रजिस्ट्री करके उसी दिन बैनामा वापस भी कर देते हैं। आजकल ये सबसे सरल प्रक्रिया इस समय चल रही है। तीसरा प्रश्न, यदि जमीन पर कोई विवाद हो उसे सुलझाने के लिए कानूनी प्रक्रिया क्या है?
देखिए, जमीन शब्द हमने पहले भी अभी कहा, जमीन शब्द जब आएगा तो उसमें ये बात जरूर आएगी कि जमीन किस प्रकृति की है। जमीनें दो प्रकृति की होती, एक होती है गैर कृषिक, एक होती है कृषिक। यदि कृषिक संपत्ति से संबंधित कोई विवाद है तो उसको उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में तहसीलदार, उप जिलाधिकारी, अपर जिलाधिकारी और जिलाधिकारी, आयुक्त और राजस्व परिषद, ये इतने न्यायालय हैं। प्रश्न ये पैदा होता है कि जो विवाद है वो किस प्रकृति का है। यदि विवाद किसी जमीन की सीमा संबंधी है तो उसको सीमा संबंधी विवाद के निस्तारण के लिए उप जिलाधिकारी के समक्ष जाना पड़ेगा। यदि विवाद उसने भूखंड क्रय किया, भूमि क्रय की, दाखिल खारिज से संबंधित है तो वो संबंधित तहसील के तहसीलदार के समक्ष आवेदन करके विवाद का निस्तारण कराएगा। यदि विवाद किसी के नक्शा या खसरा से दुरुस्त संबंधित है तो वो जिलाधिकारी को, कंसर्निंग जिलाधिकारी के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करेगा। उस पर सम्यक जांच कराने के बाद उस विवाद का निस्तारण होगा। यदि विवाद सह खातेदारी में बंटवारे से संबंधित है तो बंटवारे के लिए धारा 116 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 के तहत संबंधित उप जिलाधिकारी के समक्ष दावा प्रस्तुत करेगा और सम्यक विचारण करने के बाद संबंधित उप जिलाधिकारी उस दावे का निस्तारण करेगा। यदि कोई इन अधिकारियों के आदेशों से क्षुब्ध होता है तो अलग अलग धारा के लिए अलग अलग अपीलीय न्यायालय हैं। अपीलीय न्यायालय के बाद निगरानी न्यायालय हैं। तो यदि तहसीलदार ने कोई आदेश 34 में पारित किया है, धारा 34 दाखिल खारिज के बाद में कोई आदेश पारित किया है और कोई व्यक्ति उससे क्षुब्ध है तो वो अपील 35(2) में संबंधित उप जिलाधिकारी के समक्ष कर सकता है। और यदि उप जिलाधिकारी ने भी उसकी बात को न सुना और उसकी अपील खारिज कर दी तो व्यक्ति 210 में आयुक्त या राजस्व परिषद के समक्ष निगरानी प्रस्तुत कर सकता है। इसी तरीके से धारा 24 में एसडीएम से यदि कोई व्यक्ति अग्रीव्ड है तो अपीलीय न्यायालय में जा सकता है। धारा 30 उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता में कोई क्षुब्ध है तो वो अपीलीय निगरानी न्यायालय में जा सकता है। इस तरीके से राजस्व से संबंधित विवादों को निपटारा करने का अधिकार उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 में दिए गए इन्हीं अधिकारियों को है। तहसीलदार से विवाद शुरू होता है और उसकी जो रेवेन्यू की सबसे सर्वोच्च अदालत कही जाती है वो राजस्व परिषद है। राजस्व परिषद तक वो विवाद का निपटारा अपना करा सकता है। अब ये बात आती है कि जमीन से संबंधित विवाद यदि गैर कृषि भूमि से संबंधित है तो उसको गैर कृषि भूमि से संबंधित किसी भी विवाद को निपटाने के लिए दीवानी न्यायालय का सहारा लेना पड़ेगा और दीवानी न्यायालय में संबंधित धाराओं में मुकदमा करना पड़ेगा। देखना ये पड़ेगा कि विवाद है किस प्रकृति का। जिस प्रकृति का विवाद होगा उस प्रकृति के विवाद के लिए अलग धारा में वाद पत्र प्रस्तुत करके विवाद का निपटारा कराया जा सकता है। रेसिडेंटल के लिए कमर्शियल जमीन जो होती है उसके लिए भी अलग अलग रहती है। कमर्शियल वो जमीन है जिस जमीन पे कमर्शियल एक्टिविटीज हो रही। कमर्शियल अपने आप में कोई लैंड नहीं। लैंड का नेचर दो है, या तो कृषि है या गैर कृषि है। अब यदि गैर कृषि जमीन पर किसी ने व्यवसाय प्रारंभ कर दिया वो लैंड व्यवसायिक हो गई। यदि किसी ने इंडस्ट्री लगा दी तो वो औद्योगिक हो गई। और यदि किसी ने आवास बना लिया तो वो आवासीय हो गई। दूसरी लैंड जो है वो कृषिक है जो उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 से गवर्न होती है। उस एक्ट में सीपीसी के प्राविजन कुछ ही धाराओं पे अप्लाई करते हैं। दीवानी प्रक्रिया संहिता जो हमारी है इसके कुछ ही प्राविधान उस एक्ट पे अप्लाई करते हैं, अन्यथा की दशा में वो सेपरेट लॉ है और जमीनों का विवाद निपटाने के लिए वो कानून ही अपने आप में सक्षम। चौथा सवाल मेरा, किसान अपनी कृषि भूमि को गैर कृषि कार्यों के लिए कैसे बदल सकता है? उसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 जो हमारी है इसमें एक प्रोविजन दी हुई है, धारा 80। धारा 80 में फर्स्ट में व्यक्ति अपना आवेदन खतौनी लगा करके संबंधित उप जिलाधिकारी से के समक्ष कर सकता है और संबंधित उप जिलाधिकारी उस आवेदन पर
तहसीलदार से सम्यक जांच कराने के बाद उसका जो प्रयोजन है कृषि प्रयोजन से गैर कृषि प्रयोजन के लिए घोषित कर सकता है। उसके लिए वर्तमान में जो हमारा कानून है इसमें 1% उद्घोषणा शुल्क जमा करनी पड़ती है और उस जमीन के बाबत देखना ये है कि वह जमीन कहीं उत्तर प्रदेश नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 की किसी प्राविधान से बाधित ना हो। उस जमीन को एसडीएम घोषणा कर सकता है और यदि कोई जमीन कृषि से इतर प्रयोग की जा रही है तो आवेदक को आवेदन देने की भी आवश्यकता नहीं है। उप जिलाधिकारी को सो मोटो भी कॉग्निजेंस लेने की पावर है कि उप जिलाधिकारी उसको यदि देखता है कि जमीन का प्रयोग गैर कृषि हो रहा है तो उप जिलाधिकारी भी उस संपत्ति को, उस जमीन को गैर कृषि सो मोटो भी डिक्लेयर कर सकता है। कौन कौन सी भूमि को गैर कृषि घोषित कर सकते हैं और उसका प्रोसेस क्या है? भूमि की कई श्रेणी है। एक भूमि की श्रेणी है श्रेणी 1 का, उसको हमारे कानून में संक्रमणीय भूमिधर कहा गया है। संक्रमणीय भूमिधरी अधिकार रखने वाला व्यक्ति, पहली बात तो यह है कि अपनी जमीन पर कृषि कार्य न कर रहा हो, मत्स्य पालन न कर रहा हो, जमीन कुक्कुट पालन या बागवानी में प्रयोग न की जा रही, वह जमीन ही धारा 80 के तहत कृषि से गैर कृषि घोषित कराई जा सकती। अब सवाल ये उठता है कि गैर कृषि भूमि घोषित कराने के लिए जमीन का प्रयोग क्या हो रहा हो, तो इसमें 2 प्रोविजंस हैं। एक प्रोविजन यह है कि जमीन का प्रयोग गैर कृषि कराने के लिए कृषि से भिन्न के रूप में प्रयोग किया जा रहा है, परंतु अभी हमारे कानून में थोड़ा सा लचीलापन आया और ये आ गया है कि हम अपनी ज़मीन को यदि प्रपोज करते हैं कि हम इस पे इंडस्ट्री लगाएंगे, हम इस पे कोई व्यवसाय करेंगे, तो धारा 82 के तहत उप जिलाधिकारी 5 वर्ष का रिलैक्सेशन देते हुए जमीन की उद्घोषणा कृषि से गैर कृषि कर सकता है। आजकल ये धारा 80 के रूप में प्रचलित है। पुराना हमारा जो जमींदारी विनाश अधिनियम कानून जो खत्म हो चुका है उसमें यही धारा 143 के रूप में प्रयुक्त होती रही है। अभी जो लोग धारा 80 नहीं जान रहे हैं वो 143 जरूर जान रहे हैं। इसलिए मैंने दोनों एक्टों की दोनों धाराओं को ये बताना उचित समझा कि ये रहे कि 143 जो पुराने कानून की धारा थी वही नए कानून की धारा 80 है। तो 80 के लिए पहले ये था कि जमीन का प्रयोग गैर कृषि हो रहा हो तभी उप जिलाधिकारी संबंधित तहसीलदार से रिपोर्ट लेने के बाद उसको अपनी उद्घोषणा का आदेश करता था। परंतु अब वर्तमान में जो कानून प्रचलित है इस कानून में 5 वर्ष का रिलैक्सेशन दिया गया है। यदि कोई व्यक्ति अपनी जमीन पे इंडस्ट्री लगाना भी चाह रहा है, व्यवसाय करना चाह रहा है, तो वह जमीन अपनी धारा 80 में उद्घोषणा करा सकता है। धारा 80 में आवेदन देगा उप जिलाधिकारी तहसीलदार से जांच कराने के बाद यदि कोई प्रपोज कर रहा है कि हमारी इंडस्ट्री लगाएंगे तो धारा 82 में वो आदेश पारित करता है, और यदि प्रपोज नहीं, इंडस्ट्री चल रही हो, व्यवसायिक जमीन प्रयोग हो रही हो, आवासीय जमीन प्रयोग हो रही हो, कृषि कार्य न किया जा रहा हो, तो धारा 81 के तहत भी अपना आदेश पारित करके कृषि से गैर कृषि घोषित कर देगा। उसकी एक प्रति संबंधित निबंधक कार्यालय को भी प्रेषित करेगा और राजस्व अभिलेखों में इस बात का अंकन हो जाएगा कि भूमि कृषि से गैर कृषि घोषित हो चुकी है। गैर कृषि घोषित होने के बाद वह जमीन लगान से मुक्त हो जाती है और उस पे पर्सनल लॉ, व्यक्तिगत लॉ लागू हो जाता है। फिर वो जमीन धारा 80 में घोषणा के बाद उस पे उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता 2006 का कानून अब लागू नहीं होता है। अगर भाई और बहन के बीच में झगड़ा हुआ तो और वो दोनों चाहते हैं कि जायदाद का बंटवारा हो, तो उसका प्रोसेस क्या होगा? वो दोनों कैसे कर सकते हैं? क्या संपत्ति विवाद की जड़ पहले के कानून में लड़कियों को कोई अधिकार प्राप्त नहीं था। हमारे यहाँ पे 2 तरह का कानून प्रचलित है। एक पर्सनल लॉ जिसमें
हिंदू के लिए हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम, मुस्लिम के लिए मुस्लिम लॉ यानी शरीयत का कानून प्रचलित है। तीसरा, जो जमीनें कृषि योग्य होती हैं उसके लिए उत्तर प्रदेश राजस्व संहिता वर्तमान में प्रचलित है। इससे पूर्व जब संहिता लागू हुई उससे पूर्व जमींदारी विनाश एवं भूमि व्यवस्था अधिनियम 1950 लागू था। इन कानूनों में या हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में कोई लड़कियों को अधिकार प्राप्त नहीं। हिंदू उत्तराधिकार अधिनियम में 9 सितंबर 2005 से लड़कियों को लड़कों के बराबर हिस्सेदारी दी गई। विवाद यहीं से जन्म लेना शुरू हो गए। अब लड़कियां अपने माता पिता की संपत्ति में अपेक्षा रखती हैं कि हमको संपत्ति मिले, लेकिन जो भाई हैं जिनको संपत्ति मिलती चली आ रही है वो अभी इस बात पे बहुत कम तैयार हैं कि संपत्ति हम अपनी बहन को भी दें। लेकिन जब कानून प्रभावी है, कानून की मंशा है कि इक्वल राइट्स, लड़के और लड़कियों में कोई भेद न हो, और जब भेद न हो तो कानून में जो संशोधन हो चुका है तो लड़कों को, भाइयों को झगड़ा करने के बजाय स्वेच्छा से अंश देने की जरूरत है। जो उनका अंश बनता है वो उनको दिया जाए। हाँ, हमारे समाज में अभी भी काफ़ी हद तक लड़कियों का उदार दृष्टिकोण अपने भाइयों के प्रति है, बहनों का उदार दृष्टिकोण अपने भाइयों के प्रति है। इसलिए बहुत कम महिलाएं, बहुत कम लड़कियां अपने पिता की जायदाद में हिस्सा चाहती हैं। लेकिन कानून है, हिस्सा उनको मिलना चाहिए। तो भाइयों को विवाद करने के बजाय सहर्ष अपनी बहनों को हिस्सा देना चाहिए और विवाद नहीं करना चाहिए। लेकिन यदि विवाद हो जाता है तो लड़कियों को, बहनों को दीवानी न्यायालय में अपने अधिकारों की घोषणा के लिए वाद ला करके अपना हिस्सा प्राप्त किया जा सकता है। मेरा लास्ट क्वेश्चन ये रहेगा, अगर मैं यहाँ पे रह रही हूँ और मेरे जितने भी जायदाद या ज़मीन वो उड़ीसा में है, अगर किसी ने वहाँ पे कब्जा कर लिया है तो वो मैं कैसे वापस ले सकती हूँ? यदि कोई व्यक्ति जहाँ रह रहा है और उसकी ज़मीन बाहर है, दूसरे प्रदेश में है, और वहाँ कोई व्यक्ति कब्जा कर ले, तो देखना ये पड़ेगा कि वह ज़मीन कृषि से संबंधित है या गैर कृषि। यदि कृषि से संबंधित ज़मीन है तो हर स्टेट का कृषि से संबंधित एक अलग अधिनियम है और उस अधिनियम के तहत वो कृषि भूमि पे कब्जेदार को बेदखल करने की अधिकार उसमें दिए गए। यदि ज़मीन कृषि से भिन्न है यानी गैर कृषि है, मकान है, प्लॉट है या और कोई किसी तरीके की ज़मीन है, तो उसके लिए कब्जा छुड़ाने के लिए बेदखली का बाद संबंधित जिला न्यायालय में दायर करके अनुतोष प्राप्त किया जा सकता है। अगर कोई बाहर के देश में रह रहा है और उनका यहाँ पे जो रिश्तेदार है या और कोई उनके ज़मीन को बेच दिया है, तो उस जगह पे वो क्या कर सकते हैं? आजकल लड़के पढ़ लिख करके अधिकांश मात्रा में देश के बाहर अपनी सेवाएं दे रही हैं, लेकिन उनकी ज़मीन जायदादें हमारे भारतवर्ष में हैं, हमारे भारतवर्ष के विभिन्न प्रांतों में हैं। यदि उनका कोई निकटस्थ, उनकी पहली बात तो यह है कि उनकी ज़मीन बेची नहीं जा सकती है तब तक जब तक वो स्वयं विक्रय ना करे। लेकिन यदि कोई जालसाजी से विदेश में रहने वाले व्यक्ति की ज़मीन को जालसाजी से बेच देता है और उसको ये ज्ञात होता है कि हमारी ज़मीन किसी ने, एक्स ने, वाई ने जालसाजी से बेच दी है, तो वह स्वयं ना आ सकने की स्थिति में वहाँ से, जहाँ जिस देश में रह रहा हो, वहाँ से संबंधित एम्बेसी के माध्यम से, संबंधित दूतावास के माध्यम से एक पावर ऑफ अटॉर्नी अपने किसी निकटस्थ के नाम भेज सकता है। वाइस काउंसलर के समक्ष उसको निष्पादित करके विदेश से पावर ऑफ अटॉर्नी अपने देश के लिए भेज सकता है। अपने देश में वो पावर ऑफ अटॉर्नी प्राप्त होने पर संबंधित राज्य
संबंधित राज्य के संबंधित जिले के जिलाधिकारी के समक्ष वह पावर ऑफ अटॉर्नी जिसे प्राप्त हुई है वह संबंधित जिला निबंधक के समक्ष आवेदन दे करके उस अटॉर्नी पर स्टाम्प की अदायगी करने के बाद वह मुख्तारनामा वह पावर ऑफ अटॉर्नी को वैलिड कराने के बाद उस जिसको जो पावर ऑफ अटॉर्नी मिली है वह व्यक्ति यहाँ पर संबंधित थाने में मुख्तार की हैसियत से यानी पावर ऑफ अटॉर्नी होल्डर की हैसियत से उसकी ज़मीन के कब्ज़े को छुड़ाने की प्रक्रिया कर सकता है। उसकी ज़मीन ये जालसाजी से बेची गई है तो प्राथमिकी दर्ज करा सकता है और आपराधिक कानून के तहत पैरवी कर सकता है। उसके लिए उसके पास विदेश में रहने वाले व्यक्ति के पास यही उपचार है, दूसरा कोई उपचार। मैंने ज़मीन का एक प्लॉट खरीद लिया था बट कुछ समय बाद पता चला कि ज़मीन विकास प्राधिकरण के अंडर वो एक्वायर्ड हुआ था। देखिए, ज़मीन क्रय की गई, ज़मीन क्रय करने के बाद क्रेता को दाखिल खारिज कराना उचित होगा। ज़मीन का दाखिल खारिज कराना उचित होगा। यदि ज़मीन विक्रेता द्वारा विक्रय कर दी गई, क्रेता द्वारा क्रय कर ली गई, परंतु दाखिल खारिज की प्रक्रिया क्रेता द्वारा नहीं कराई गई, तो वह ज़मीन भूधारक यानी किसान के नाम ही दर्ज है, विक्रेता के नाम ही दर्ज है। इसी दौरान यदि विकास प्राधिकरण द्वारा या उत्तर प्रदेश आवास विकास परिषद द्वारा भूमि अधिग्रहित की जाती है, अब भूमि अधिग्रहित की जाती है तो जो अधिग्रहण का कानून है उस कानून के तहत मुआवजा भूधारक को फर्स्ट प्रेफरेंस में दिया जाएगा। लेकिन यदि रजिस्ट्री हमने कराई है, ज़मीन खरीदी है, दाखिल खारिज मेरा नहीं है, लेकिन मेरी रजिस्ट्री किसी कानून से बार्ड नहीं, मेरी रजिस्ट्री किसी कानून से बाधित नहीं है और मेरी रजिस्ट्री अधिग्रहण की अधिसूचना से पूर्व की है, तो रजिस्ट्री प्राप्तकर्ता को, भूमि के क्रेता को ये अधिकार प्राप्त है कि वह अधिग्रहण का नोटिफिकेशन होने के 21 दिन में संबंधित अधिकारी के समक्ष, संबंधित जिलाधिकारी के समक्ष अपने रजिस्ट्री के साथ ऑब्जेक्शन फाइल करे और जब वो ऑब्जेक्शन इंटरटेन हो जाएगा, जब वो ऑब्जेक्शन निस्तारित होगा, तो यदि वह रजिस्ट्री किसी कानून से बार्ड नहीं है, किसी कानून से बाधित नहीं है और दाखिल खारिज नहीं हुआ है, तो मुआवजा किसान को न मिल करके मुआवजा उसी रजिस्ट्री प्राप्तकर्ता को ही मिलेगा। अब दाखिल खारिज कभी कभी ये होता है कि ज़मीन गैर कृषि घोषित हो गई और दाखिल खारिज उसका नहीं हुआ, तो रजिस्ट्री प्राप्तकर्ता, रजिस्ट्री लेने वाले व्यक्ति को ये नहीं होगा कि उसकी ज़मीन चली जाए और उसको उसके बदले में कोई कंपनसेशन ना मिले, बशर्ते उसकी रजिस्ट्री कानून किसी अन्य कानून से प्रभाव शून्य ना हो, उसका मुआवजा वो प्राप्त करने का हकदार है। परंतु यदि कानून से कोई रजिस्ट्री कानूनन बार्ड करती है तो वो उसका मुआवजा भूधारक को ही प्राप्त करने का अधिकार होगा। अब यदि विवाद अधिग्रहण अधिकारी के समक्ष जन्म ले लेता है तो अधिग्रहण अधिकारी उस विवाद को निस्तारित करने के लिए ट्रिब्यूनल बना हुआ है, जिला जज के समक्ष भी आवेदन को संदर्भित कर सकता है। जिला जज या ट्रिब्यूनल उसको, उसके ऑब्जेक्शन को निस्तारित करेगा और मुआवजे का जो हकदार होगा उसको मुआवजा देगा। यदि रजिस्ट्री नोटिफिकेशन अधिग्रहण की अधिसूचना जारी हो जाने के बाद ली गई है तो वो रजिस्ट्री प्रभाव शून्य होगी, उसके आधार पर कोई भी कंपनसेशन, कोई भी मुआवजा सरकार से प्राप्त करने का अधिकारी वो व्यक्ति नहीं होगा जिसने आफ्टर द नोटिफिकेशन भूमि को क्रय किया। अगले हफ्ते हम फिर आएंगे और कानूनी जानकारियों के साथ। हमारे साथ जुड़े रहिए। नमस्कार।